Friends, today our topic is group 14 elements. तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को हम देखते हैं। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स, तो इसमें क्या आया था हमारा, द कार्बन फैमिली ग्रुप 14 एलिमेंट। देखो, इस ग्रुप 14 एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन इसी ग्रुप में मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड ये सारे के सारे क्या है, इसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, ये इनके साथ में इनके सिंबल दिए हुए हैं। अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है, NS2 NP2, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 है। इनकी क्या है, NS2 NP2। ओके, जो p ऑर्बिटल में है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी। तो ये इसकी क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी ग्रुप के एलिमेंट की। तो इस ग्रुप में हम किसको ज़्यादा स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये बोलता है कि कार्बन इज द 17 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय द वेट इन द अर्थ क्रस्ट। हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर अगर हम देखें तो अर्थ क्रस्ट पे कार्बन है वो बाय वेट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, बाय वेट। ओके, अब क्या है इसके बारे में, क्या है, इट इज़ अवेलेबल एज द कोल की फॉर्म में है, ग्रेफाइट की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में। इट कंबाइंड इन द कंबाइंड स्टेट इन द मेटल्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये बोलता है कि कार्बन हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, कैसे, मेटल कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% एयर में है। तो ये किसके बारे में है, कार्बन के बारे में लिख रहे हैं। कार्बन ग्रेफाइट में, कोल में, डायमंड में भी हमें मिलता है। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल occurring carbon contain the two stable isotopes, that is the carbon 12 and carbon। तो इसमें क्या है कि कार्बन के कुछ आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये 3 आइसोटोप्स हैं जो, लेकिन इसमें बोलते हैं कि 2 स्टेबल है, कौन कौन से, कार्बन 12 एंड कार्बन 13। कार्बन 13। तो अब क्या है, ये बोलते हैं कि कार्बन 14 इज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स विद द हाफ लाइफ 5770 ईयर्स। देखो ये क्या है, इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड है, जिसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग। जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं किसी, जो हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनकी अगर लाइफ का पता लगाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव डेटिंग या कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे हम कार्बन 14 आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो मेन है इसमें कि कार्बन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्बन का कोवलेंट रेडियस। सबसे पहले क्या है, तो कार्बन के पूरे ग्रुप का जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप 13, इसके एलिमेंट्स का रेडियस किस तरह से वेरी करता है उसी को हम देखते हैं, उसमें कार्बन भी आ जाएगा। तो ये बोलते हैं कि द कोवलेंट रेडियस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। जब हम ग्रुप में कार्बन से कहाँ पे आते हैं, सिलिकॉन तक आते हैं, तो इसका ये बोलते हैं कि इसका कोवलेंट रेडियस क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। लेकिन बाद में ये बोलते हैं कि फ्रॉम सिलिकॉन, जब सिलिकॉन से हम नीचे आते हैं, सिलिकॉन से नीचे आते हैं कहाँ तक, लेड तक आते हैं, पीवी लेड से, तो ये कोवलेंट रेडियस इंक्रीज़ तो होता है लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में इंक्रीज़ होता है। ओके, अब इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू एडिशन ऑफ द
न्यू एनर्जी शेल इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। बोलता कि जब हम क्या करते हैं सिलिकॉन से, अगर हम बात करें सिलिकॉन से नीचे आना शुरू कर देते हैं लेड तक, तो बोलते कि नई एनर्जी शेल क्या होती है ऐड होना शुरू हो जाती है। नीचे आते आते नई एनर्जी शेल क्या होती है ऐड होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है इसका कोवलेंट रेडियस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज इन द कोवलेंट रेडियस फ्रॉम द सिलिकॉन टू लेड इज स्मॉल ड्यू टू द इनफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलता कि जब हम सिलिकॉन से लेड की तरफ जाते हैं, सिलिकॉन से लेड तक पहुंचते हैं, तो इनका रेडियस है वो बहुत कम इंक्रीज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ड्यू टू इनफेक्टिव शील्डिंग होती है वहाँ पे इनफेक्टिव। कौन सी वहाँ पे कौन करता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शील्डिंग करता है। कौन से होते हैं वो द इंटरवीनिंग डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। वहाँ पे डी एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट को रेफर करते हैं। ठीक है, वो कैसी होती है इनफेक्टिव शील्डिंग हो जाती है वहाँ पे। तो उसकी वजह से ये सारा कोवलेंट रेडियस इस तरह से वेरी करता है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ 13 एलिमेंट्स। बोलते कि ग्रुप 14 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मान लो कि ये हमारा ग्रुप 14 है, यहाँ पे ग्रुप 13 है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हमें क्या होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, हायर होगी किसके कंपैरिजन ग्रुप 13 की फर्स्ट आयोनाइजेशन से। ठीक है, इसकी क्या होगी लोअर होगी। अब रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम पीरियड में चलेंगे तो ग्रुप 13 पहले आएगा ग्रुप 14 बाद में आएगा। तो क्या होता है लेफ़्ट से राइट के जाने पर, जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से द साइज ऑफ द एटम बिकम स्मॉलर। जैसे हम इधर से आएंगे तो यहाँ पे तो क्या न्यूक्लियर चार्ज कम है साइज ऐसा, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये क्या साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो उसके उसी वजह से हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो बोलते हैं द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। अब ये बोलते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले क्या होती है फर्स्ट आयनाइजेशन क्या होती है डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब ग्रुप में बात करते हैं, ये तो हो गया कहाँ पे पीरियड में, लेकिन जब हम ग्रुप में बात करें तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होती है क्योंकि उसका साइज़ क्या होता है स्मॉल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसका साइज़ क्या होता है बढ़ता जाता है। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या होती है कार्बन से 3 तक जाते हैं तो उसकी क्या डिक्रीज क्या होता है बहुत ही कम होता है। द डिक्रीज इज़ वेरी शार्प फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। लेकिन जब हम देखें कि कार्बन से सिलिकॉन तक जाएं तो डिक्रीज क्या होता है बहुत ही जल्दी होता है। लेकिन क्या होता है देयर इज स्लाइटली इंक्रीज इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम लेड टू लेड एज कम्पेयर टू द टिन। बोलता है कि टिन के कंपैरिजन में लेड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये बोलते हैं कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 14 के एलिमेंट इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 13 के। ठीक है, दैट्स वाई दे आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ग्रुप 13। मैंने क्या बोला है उसको ध्यान से फिर से देखो कि ग्रुप 14 के एलिमेंट का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एज कम्पेरिजन टू ग्रुप 13 इनका साइज छोटा होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है कि ग्रुप 14 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रिक किसके कंपेरिजन ग्रुप 13। ओके, अब क्या है इसी के साथ रीज़न क्या है इसका, ऑल्दो फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड इट इज़ ऑलमोस्ट सेम।
सिलिकॉन से लेकर अगर लेड तक जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। द स्मॉल इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम टिन टू लेड, बोलता कि स्मॉल इंक्रीज होती है इनकी आयोनाइजेशन, कहाँ से, टिन टू लेड तक। तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज outweigh the shielding effect due to the presence of addition of F and D electron। बोलता कि वहाँ पे क्या होता है, ये शील्ड इफेक्ट को आउटफिट करता है किसकी प्रेजेंस, क्योंकि नीचे जाने पे क्या होता है, वहाँ पे F शेल और D शेल आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट आउटवेट हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो वेरी करता है, तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही स्मॉल होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से ग्रुप 14 के एलिमेंट में कुछ प्रॉपर्टी है वो वेरी करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।